हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं फैक्टराइज करने के एक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है टू फाइंड द फैक्टर्स, टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया। फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है टू फाइंड द फैक्टर्स। अब इसमें लिखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसलिए हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, और मैंने आपको फैक्टर्स बता ही दिए थे क्या होते हैं। सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 6 के फैक्टर हैं 1, 6, 2 एंड 3। वो कैसे? कोई भी वो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें अपना वैल्यू मिल रही हो, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स 1 एंड 6, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 6, इसलिए 1 और 6 के फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, इसलिए 2 और 3 भी 6 के फैक्टर्स हैं। इसे मैं बिल्कुल डीप में पढ़ा चुका हूँ फैक्टर थ्योरम में। एक एग्जाम्पल देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन का कि उसके फैक्टर्स आएंगे कैसे। मैं आपको निकालना तो बाद में सिखाऊंगा, निकालेंगे कैसे, पहले देखो कि होते कैसे हैं। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 6x² + 17x + 5, इसके फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स ये कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही इक्वेशन मिलेगी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले हम करेंगे 3x को 2x से मल्टीप्लाई, फिर 3x को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर 1 को करेंगे 2x से मल्टीप्लाई एंड देन 1 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x इज़ 6x², 3x मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15x एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2x इज़ 2x एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6x² + 17x + 5, तो ये सेम इक्वेशन आ गई हमारी जो ऊपर गिवन थी। दैट मीन्स ये इसके फैक्टर्स ही हैं। अब इन्हें फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर किसी ने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उसे भी समझ में आ जाएगा। मैं इस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आपने कुछ टॉपिक 8th क्लास में पढ़ रखे हैं तो आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। तो सबसे बेसिक होता है कॉमन फैक्टर्स निकालने। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन देगा फैक्टराइज 2x + 4। ठीक है, हमें 2x + 4 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है कॉमन फैक्टर निकालो और इक्वेशन फैक्टराइज हो जाती है। अब कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखो 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक मल्टीपल्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो इस 2 को लिख दो बाहर और जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख लो अंदर। अंदर क्या बचा, x, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगाओ, और 4 में क्या बचा 2 + 2 लिख दो, x + 2। समझ में आया मैंने क्या करा। 2x को लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय x, 4 को लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन आया इसमें 2, तो हमने 2 बाहर लिख दिया, एक ब्रैकेट लगाया, जो अंदर बचा वो वैसे उतार दिया। पहली इक्वेशन में बचा x, तो यहाँ पे x लिख दिया, बीच में था प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगाया, सेकंड उसमें था 4 में बचा 2 तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यही हो गया हमारा फैक्टराइज करके आंसर। अब देखो ये 2 नंबर्स आए, ये आए कॉमन फैक्टर्स, जिन्हें मल्टीप्लाई करके मैं यही इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो। देखो जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4, तो 2x + 4 यही इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर्स करके सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन और देखो कॉमन फैक्टर्स का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है 7x - 42। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे कॉमन फैक्टर्स के मेथड से। 7x को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, और 42 को कैसे लिख सकता हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार मुझे तो 42 के फैक्टर्स आते ही नहीं। तो कुछ नहीं होता, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 42 के फैक्टर्स भी आ जाएंगे। देखो 42 के फैक्टर्स निकालो, 42 का एलसीएम लो, 2 लिया, यहाँ पे आया 21,
फिर 3 लिया, यहाँ पे आया 7, 7 लिया तो यहाँ पे आया 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 42 को ऐसे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो 7 कॉमन है, मैंने बताया जो कॉमन है उसे बाहर लिखो, तो मैंने 7 को बाहर लिखा, ठीक है। अब एक ब्रैकेट लगाया, जो बचा उसे एज इट इज़ उतार दो। पहले नंबर था 7x, तो 7x में बचा x, तो यहाँ पे लिख दो x। बीच में कौन सा साइन आया, माइनस का, मैंने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। तो इसके फैक्टर्स या फिर इसे फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आया वो क्या आया, 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। देखो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 7x माइनस 42, ठीक है। ये तो हुआ लंबे मेथड से। आप इसमें कैसे ले सकते हो, अब आप इसे शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हो। सपोज़ लिखा है 7x माइनस 42, ठीक है। तो आप कुछ अगर गौर करो तो यार आप देख के ही बता सकते हो कि अगर मैं इसमें 7 कॉमन लूँ, तो मैंने 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि मैंने 7 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो 42 आ जाए, 7 6 42 होता है, तो डायरेक्ट 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता था 7x माइनस 6, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे लिख के ही करना है, ठीक है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने करा था 2x प्लस 4। अब आप देखो यार, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो इसमें भी 2 आता है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो आप 2 पहली बार लिख लो, यहाँ पे बचा x, फिर प्लस का साइन लगाओ, अरे यार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो यहाँ पे लिख दो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका माइंड वर्क करने लगेगा जब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 14a, ठीक है। अब 7a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, 7a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई बाय a। अब 14a को कैसे लिख सकते हैं, 14a को लिख सकते हैं हम a तो एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7। समझ में आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय a। और इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 कॉमन है, ठीक है। दूसरा हमारा एक a भी कॉमन आ रहा है, यानी कि अब हम लिखेंगे 7a बाहर, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय a इज़ 7a, तो हम 7a बाहर लिख देंगे, ठीक है। एंड फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जो ऊपर बचा सिर्फ a, तो a लिख दिया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन लगाया, तो हमारे पास अब क्या बचा 2, नीचे बचा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7a मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हैं और 7a कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कॉमन फैक्टर्स निकालने आ गए आपको। ऐसे अब आपको कोई से भी डिजिट दे सकता है। सपोज़ उसने दी 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज उसने ये क्वेश्चन दिया 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, तो आप 5x स्क्वायर वाई को कैसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। और 15xy स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। अब इसमें कॉमन देख लो, एक तो 5 कॉमन आ गया हमारा, एक x कॉमन आ गया एंड एक y भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 5xy कॉमन आया ना, और तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5xy बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया, ऊपर बचा हमारा सिर्फ x, तो हमने लिखा x, साइन था माइनस का तो माइनस का साइन लगाया, फिर नीचे बचा 3 और y, तो लिख दिया 3y। तो ये हमारा आ गया आंसर 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y। ये हो गया कॉमन फैक्टर्स निकालने का तरीका। हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेथड है रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें क्या था, कोई ना कोई वैल्यू कॉमन निकल आती थी बाहर, और जो बचता था उसे हम ब्रैकेट में लिख देते थे। जैसे हमने लिखा था 2x प्लस 4, इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा x प्लस 2, ठीक है। 7x माइनस 42, इसमें हमारा 7 दोनों में से कॉमन आ रहा था, इसमें से भी एंड 42 में से भी, ठीक है। तो हम 7 बाहर लिखते थे और x माइनस 6 हमारा ब्रैकेट में बच जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती हर एक टर्म में से, ठीक है। अब ये 2xy है, 2y है, 3x है और 3 है। अब आप इसे ध्यान से देखो और देखो क्या इन चारों में से कोई भी एक सेम वैल्यू कॉमन आ रही है बाहर।
अगर मैं 2 देखूँ तो 2 इसमें से आ रहा है, चलो इसमें से भी आ रहा है, लेकिन इसमें से भी नहीं आएगा, इसमें से भी नहीं आएगा। ऐसे ही मैं y देखूँ तो y इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, 3x में से भी y कॉमन नहीं आएगा और 3 में से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई सी भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो चारों में से कॉमन आ रही हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम करते हैं रीग्रुपिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम दो दो वैल्यूज़, दो दो टर्म्स के ग्रुप बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं उन्हें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन आ रहा है अगर मैं ध्यान से देखूं तो। एंड अगर इन दो टर्म्स को अलग लूँ तो इनमें से 3 कॉमन आ रहा है कॉमन। तो उसे करके देखते हैं। देखो पहले मैं इन दोनों टर्म्स में से क्या लेता हूँ, 2x, पहले मैं इन दोनों टर्म्स को अलग ही लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं लिखा 2xy प्लस 2y। ठीक है, अब मैं इसमें से 2y अगर कॉमन लूँ, 2y मैंने कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारे पास फिर क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, समझ में आया 1 क्यों बचा, क्योंकि अगर मैं देखो अब इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2y को x से तो हमारे पास बचेगा 2yx, और जब मैं 2y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2y। इसलिए अगर कोई टर्म पूरी बाहर कॉमन आ रही हो तो उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके हमारी सेम एज इट इज़ टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2y, ब्रैकेट में बचा x प्लस 1। ये हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को लिखता हूँ मैं 3x प्लस 3। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन लिया मैंने बाहर, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे फिर बचा 1 मैंने आपको बता ही दिया क्यों बचा। ठीक है, तो अब इसमें आया हमारा ये आंसर। अब इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं ऐसे, 2y ब्रैकेट में x प्लस 1, प्लस का साइन यहाँ पे था, तो हमारे पास क्या बचा था इसमें 3x प्लस 1। मैंने कुछ नहीं करा, ये वाली टर्म उठा के यहाँ लिख दी एंड ये वाली टर्म उठा के यहाँ लिख दी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दो टर्म बन गई। अब देखो इन दोनों टर्म में से भी x प्लस 1 एक चीज़ कॉमन आई, यानी कि हमने जब ग्रुप्स बनाया उसमें से कौन बनाया, उन्हें एक टर्म बनाया हमने। ठीक है, और इस वाली को ये वाला टर्म बनाया, तो हमारे पास क्या आई, x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स ये होगा रीग्रुपिंग वाले में, जब आप दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल के बाहर निकालोगे और जब आप उन्हें वापस लिखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन आ रहा होगा। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हर बार कॉमन मिलेगी। इसमें हमें मिला x प्लस 1 कॉमन। ठीक है, तो ये x प्लस 1 मैं अब इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने इसमें से क्या लिया, x प्लस 1 कॉमन लिया। जब मैंने इसमें से x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, 2y, ब्रैकेट में लिखता हूँ 2y प्लस का साइन एज इट इज़, और जब मैंने यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3। तो हमारे पास बचा 3। तो हमारे दो फैक्टर्स के आ गए, x प्लस 1 और 2y प्लस 3। ये होता है रीग्रुपिंग मेथड। अब देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास सेम यही इक्वेशन आएगी। देखो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, x को अगर 2y से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 2xy, एंड x को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3x। अब 1 को 2y से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 2y, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3। तो हमारे पास सेम आ गई, 2xy 2xy, 3x 3x, 2y 2y, 3 3। ठीक है, तो रीग्रुपिंग मेथड समझ में आया। पहले हमने ग्रुप्स बनाए दो दो के, जो हमें लग रहा था इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास दो टर्म बची उनमें से हर बार कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आया तो मैंने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, और हमारे पास ब्रैकेट में बचा 2y प्लस 3। x प्लस 1 और 2y प्लस 3 हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, रीग्रुपिंग मेथड समझ में आया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं रीग्रुपिंग मेथड का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू कॉमन नहीं आएगी, इसका मतलब इसे हम रीग्रुपिंग मेथड से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं इसमें से x कॉमन लूँ और इसमें से भी x कॉमन लूँ, चलो तो हम ये दोनों टर्म्स को एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन फिर बची कौन सी टर्म, 5y और माइनस 2। अरे 5y और माइनस 2 में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, यानी कि हमें इन दोनों टर्म्स को कॉमन नहीं लेना। लेकिन अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कॉमन लूँ, 15xy और 5y, तो इसमें से 5y कॉमन आ सकता है,
और इन दोनों टर्म्स को कॉमन लूँ तो इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है। तो इस वे में ट्राई कर सकते हैं। अब देखो लिख के देखो, 15xy प्लस 5y, अब मैं साथ साथ ही लिख के चल रहा हूँ, ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में भी, -6x - 2। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं टर्म कौन सी कॉमन लूँ, 5y, क्योंकि 5 3 से 15 हो जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 5y कॉमन लिया, तो अब इसमें क्या बचा, 3x। ठीक है ना, प्लस 5y कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से कैसे कॉमन लें, अब देखो यहाँ बच रहा है 3x + 1। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस में आएगा आंसर, -3x - 1। लेकिन मुझे चाहिए ब्रैकेट में 3x + 1, क्योंकि फिर मैं इन दोनों में से भी 3x + 1 कॉमन निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं -2 को कॉमन लेके देखता हूँ। मैंने -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3x, और यहाँ पे क्या बचा, -2 पूरा ही कॉमन आ गया, +1। अब मेरा काम हो गया, यहाँ पे भी 3x + 1, यहाँ पे भी 3x + 1। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से भी 3x + 1 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से भी 3x + 1 कॉमन लिया। समझ में आया यहाँ तक? देखो ये पूरी इक्वेशन दे रखी थी मैंने, देखो अब ये पूरी इक्वेशन दे रखी थी, मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया एंड इन दोनों का ग्रुप बनाया। इन दोनों में से तो सिंपली मैंने 5y कॉमन निकाल लिया। लेकिन जब ये आया तो मैंने देखा यार आगे जाके मुझे कोई भी वो टर्म कॉमन निकालनी होती है जो ब्रैकेट में आ रही होती है। ठीक है, तो मैंने देखा यार बिल्कुल ब्रैकेट वाली सेम टर्म कैसे आएगी, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँगा, +2 की जगह -2 अगर कॉमन ले लूँगा तो सेम ब्रैकेट वाली टर्म ही आ जाएगी। तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा आगे क्वेश्चन करना। तो मैंने -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर अब मैंने इन दोनों टर्म्स में 3x + 1 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे तो बचा 5y, तो यहाँ पे बचा 5y, और यहाँ पे क्या बचा, -2। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए इसके, यानी कि हमने इन दोनों को यानी कि हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। यहाँ तक हमने 8th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और ये हमारा बेसिक था फैक्टराइजेशन का। अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो 9th क्लास में है। 8th में भी हमने पढ़ा था, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास में भी है, और फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम वो भी 9th क्लास में है। अब वो टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक था, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको वो समझने में ईजी रहेगा। अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड ही है। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने में पॉलिनोमियल के। अब आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका मतलब कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इससे पहले हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमारी मिडिल टर्म कौन सी होगी। अगर आपको पॉलिनोमियल किसी भी वे में दे रखा हो, सपोज़ आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 9x + 5x² + 2, तो ये गलत फॉर्म है। ठीक है, मतलब है तो ये सही लिखा हुआ, लेकिन आपको इसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा 5x² + 9x + 2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सबसे पहले आपको x² वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, देन आपको x वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, देन आपको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी वे में उसने इक्वेशन दे रखी हो, सपोज उसने दे रखा हो 5 + 10x² + 9x। ठीक है, तो ये गलत फॉर्म हो गई। तो आपको इसे कैसे लिखना पड़ेगा, पहले आपको x² वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, पहले आपको 10x² लिखना पड़ेगा, फिर आपको x वाली टर्म लिखनी पड़ेगी + 9x, उसके बाद आपको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा +5। ठीक है, तो ये सही फॉर्म होगी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मिडिल टर्म आएगी, यानी कि x का कोफिशिएंट, यानी कि x वाली टर्म, ठीक है, उसे हमें स्प्लिट करना है। मतलब जो मिडिल में अब x वाली टर्म आई उसे हमें स्प्लिट करना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। अब सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 7x + 3। ठीक है, इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये सिंपल वे से तो फैक्टराइज हो नहीं सकता। अभी हमने कॉमन फैक्टर भी निकालना सीखा और हमने रीग्रुपिंग मेथड भी सीखा, तो ये दोनों वे से नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखते हैं कैसे होगा। पहला स्टेप तो हमने सीख ही लिया है कि पहला स्टेप हमें
इस फॉर्म में लिखना है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखें, फिर एक्स वाली टर्म लिखें और फिर कांस्टेंट लिखें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप है हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है क्या नंबर आ रहा है। अगर मैं इसे एक इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो हमें इसमें ए सी फाइंड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए और कांस्टेंट सी। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3, तो हमारा ए सी हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 6। ठीक है, हमारे पास 6 आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। आपको यही स्टेप हर बार फॉलो करने हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में हमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की तरह इक्वेशन लिखनी है। सेकंड स्टेप में ए सी फाइंड करना है। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? जो एक्स का कोफिशिएंट है 7, ठीक है, 7 को इस तरीके से लिखना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ हमारे पास 7 नंबर है, ठीक है, 7 को हम 6 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6 + 1 लिखा तो जब हमने 6 + 1 करा तो हमारा 7 आ गया, लेकिन जब हमने 6 × 1 लिखा तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 ही आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो ए सी निकाला था वो आ जाए। समझ में आया? अब हमें 7 को इस तरीके से लिखना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 ही आ जाए। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए सी आ जाए। तो इसमें हमें 6 + 1 लिखा। इसी 6 + 1 को फाइंड करने के लिए हमने ए सी निकाला था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, अब 7 को 6 + 1 की फॉर्म में स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी थी ना, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब देखो इसे ऐसे लिखेंगे 2x² + 6 + 1x + 3। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब क्या है? सिंपल सॉल्व करना है। 2x² + 6x, ठीक है, प्लस x, मैंने ब्रैकेट खोल लिया है, +3। अब क्या करना है? अब यहाँ से हम इन दोनों टर्म को देखो, रीग्रुपिंग वाला फॉर्म बन गया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म को देखूँ तो इन दोनों टर्म में से मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचा x + 3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स में से क्या 1 कॉमन मिल रहा है हमें? अब देखो यहाँ पे हमें x + 3 मिला है, तो इसमें से अगर हम 1 कॉमन लें तो यहाँ पे हमारा x + 3 बच जाएगा। तो हमने +1 कॉमन ले लिया और x + 3 लिख दिया। अब ये रीग्रुपिंग वाला ही चल रहा है फॉर्मूला। अब ये दोनों, ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से x + 3 कॉमन ले लो, तो x + 3 कॉमन लिया तो इसमें बचा 2x, ठीक है, और इसमें बचा 1 + 1। तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए, यानी कि हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। तो इसका बेसिक फंडा क्या था? हमें पहले ए सी निकालना है। ए सी आया हमारा 6, फिर जो हमारी मिडिल टर्म है यानी कि 7, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि प्लस और माइनस करें तो 7 ही आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उस तरीके से आपको आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और आपको फिर ये मेथड इजी लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपको थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे इससे। अब देखो हमारा क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें फॉर्म देखनी है। पहले x² लिखा है, फिर x लिखा है, फिर 1 लिखा है, यानी कि फिर कांस्टेंट लिखा है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेप क्या देखना था? हमें ए सी निकालना था। अब इसमें a है 12, c है 1, तो AC = ये आप रफ में लिखोगे। ठीक है, AC आपने लिख लिया, 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो साइन नहीं देखना, अगर प्लस यहाँ पे +1 है, अगर यहाँ -1 भी होता तो आप सिर्फ 12 ही लिखते। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हो जाते हैं कि साइन भी ले लो, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखते रहना, आंसर वही आएगा। हमने सिर्फ 12 लिखा, 12 × 1 = 12। अब हमने 7 लिया, इसमें भी साइन नहीं देखना। ठीक है, अब इसमें माइनस का साइन है, पहला क्वेश्चन हमने करा था उसमें दोनों साइड प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 7 लो। अब हमने 7 लिया, और अब हमें 7 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 आए, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए। अब देखो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं सपोज़ करूँ 6 + 1 लिखूँ 7 को, तो 6 + 1 तो 7 है, ओके आ गया, लेकिन 6 × 1 क्या होता है? 6, लेकिन हमें तो चाहिए 12, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक घटा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे एक बढ़ा रहा हूँ +2। ठीक है,
तो हमारा ये सम इसका 7 ही रहेगा। देखो 5 + 2 7 आ गया, लेकिन अब मैं 5 × 2 करता हूँ तो कितना आएगा 10। अब हमें 10 भी नहीं चाहिए, हमें तो 12 चाहिए। एक और करके देखते हैं। 4 मैंने यहाँ से एक नंबर घटाया और यहाँ से बढ़ा दिया जिससे कि सम सेम रहे, +3। ठीक है, तो 4 + 3 हुआ 12, सॉरी, तो 4 + 3 हुआ 7, बिल्कुल सही, 7 चाहिए हमें। और 4 × 3 हो गया 12, अरे 12 ही चाहिए हमें। यानी कि हम 7 को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, और हमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही करनी थी, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी 4 और 3। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लो, 12x² माइनस का साइन एज इट इज़ उतार दो, माइनस ही। 7 को लिख लो 4 + 3, x ऐसे ही उतार दो, +1 ऐसे ही उतार दो। ठीक है, हमने सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करी है। अब 12x² माइनस 4 + 3 तो 4x, ठीक है, और यहाँ पे फिर -3x। माइनस समझ में आ गया क्यों आया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4x + 3x आएगा, फिर जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये भी माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, +1। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, और फिर देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखते हैं, अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो 4x ही कॉमन आ रहा है, तो मैं 4x कॉमन लेता हूँ। जब मैंने 4x कॉमन लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे आया 3x, ठीक है, -1, बिल्कुल सही। मैंने जब इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 3x -1। अब देखो यहाँ पे 3x -1 है, तो आप हर बार यही कोशिश करना जो ब्रैकेट में आए उसी को हम यहाँ पे ले आएँ जो ब्रैकेट में आ जाए, उस हिसाब से कॉमन बाहर ले लें। ठीक है, एक बार फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो इस ब्रैकेट में आया ना फर्स्ट वाले, कोशिश करना हर बार वही चीज़ यहाँ पे जो ब्रैकेट लगेगा उसमें आए, क्योंकि फिर क्या होगा, हम इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसे अंदर लिख देंगे। हर बार हमारा मोटिव यही रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है 3x + 1। अब अगर मैं 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3x + 1, इसलिए मैं -1 कॉमन लेता हूँ। अब मैंने -1 कॉमन लिया, अब जब मैंने -1 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं -1 और 3x -1 को मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ तो -3x + 1, यही चीज़ आ गई, -3x + 1। ठीक है, इसलिए मैंने -1 बाहर कॉमन लिया। अब ये दो टर्म बन गई हमारी, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इन दोनों में से 3x -1 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 3x -1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -1। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है, और यानी कि हमें इसे फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जब हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं एक इक्वेशन के। ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया था। अगर समझ में नहीं आया तो फैक्टर थ्योरम देखना, उसमें आपको फैक्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही इक्वेशन आएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3x फैक्टराइज 3x² - x -4। ठीक है, अब इसमें दोनों माइनस के साइन आ गए। इसमें जो हमारा मेन गेम होता है ना, वो होता है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट किस तरीके से करना है। स्प्लिट किस तरीके से करने का मतलब है, देखो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था 12x² - 7x + 1। ठीक है, इसमें AC आया था हमारा 12, यानी कि 12 × 1। ठीक है, 12 आया था। और जो हमने 7 को स्प्लिट करना था वो हमने किस तरीके से करा, मैंने नंबर्स को घटाना शुरू करा। मतलब मैंने 7 को लिया 6 + 1, फिर मैंने आपको करके दिखाया 5 + 2, फिर मैंने आपको करके दिखाया 4 + 3। ठीक है, तो मैंने पहले 6 लिया, फिर +1 लिया, फिर इसे घटाया, 5 इसे बढ़ा दिया, फिर इसे घटाया। ठीक है, यानी कि मैंने नंबर्स को डिक्रीज करना शुरू करा। 4 + 3 तो हमारा आ गया 12। अब हर बार घटाने से काम नहीं चलेगा, कभी हमने बढ़ाना भी पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब देखो, मतलब हर बार ऐड वाला साइन नहीं लगेगा, कभी कभी सब्ट्रैक्ट वाला साइन भी लगेगा। और ये एक ट्रिक है जो मैं आपको इस क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा उससे आपके सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो इसमें x² सही लिखा है, फिर x लिखा है, फिर 4 लिखा है, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में मैं हर बार AC नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट लिख दूँगा 3 × 4, साइन नहीं देखना कोई सा भी, 3 × 4, ये आ गया 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। मतलब अब हमें 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें
तो 1 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। अब देखो 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अब मैं बढ़ाऊँगा 2 - 1। ठीक है, इसमें तो मैंने ऐड करा था 6 + 1 5 + 2 4 + 3, यहाँ पे मैंने लिखा 2 - 1। ठीक है, अब 2 - 1 से 1 आ गया, बिल्कुल सही, लेकिन 2 × 1, इसमें अब मैं माइनस साइन नहीं, डायरेक्ट 2 × 1, तो 2 × 1 इज़ 2, लेकिन हमें तो 12 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसे बढ़ाता हूँ 3 - 2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, इसे भी एक बढ़ाया, इसे भी बढ़ाया, 3 - 2 क्योंकि होता है 1, समझ में आया। लेकिन 3 × 2 क्या होता है 6, हमें 6 नहीं चाहिए। अब लिखते हैं, इसे भी एक बढ़ाता हूँ 4 माइनस, इसे भी एक बढ़ाता हूँ 3, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए आंसर। ठीक है, मैंने एक फंडा पकड़ लिया, 4 - 3, तो 4 - 3 1, और 4 × 3 तो 4 - 3 इज़ 1 एंड 4 × 3 इज़ 12, यानी कि हमारा काम हो गया। अब हमने 1 को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो आ जाए 1 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 12। तो अब इसे, अब 4 - 3 को इसकी जगह लिख देते हैं 3x², माइनस का साइन एज इट इज़, फिर लिखा 4 - 3, फिर x एज इट इज़ -4 एज इट इज़। ठीक है, अब 3x² माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 4x - 3x -4 एज इट इज़। ठीक है, अब 3x² माइनस का साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4x और माइनस मल्टीप्लाई बाय -3x इज़ +3x - 4। ठीक है, अब देखते हैं रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था, या फिर किन टर्म्स में से कॉमन लें जो हमारा सेम आ जाए। अब देखो ये 3x² है और ये 3x है, यानी कि इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, 3x² + 3x, और ये 4x - 4 एक साथ लिख देता हूँ, -4x - 4। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों करा, ये आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा टर्म्स में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे दिखा मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में से मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता था और फिर ये ऐसे ही बच जाता। तो मैंने ये दोनों टर्म एक साथ लिख दी और ये दोनों टर्म एक साथ लिख दी। अब देखो इसमें से 3x कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x + 1। अब मैंने बताया था यहाँ पे x + 1 आया, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी x + 1 ही आ जाए। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि x + 1 आ जाए, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं -4 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, ये और ये। अब इन दोनों में से मैं x + 1 कॉमन ले लेता हूँ, x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा -4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए देखो, अगर हमारे पास सपोज इक्वेशन कोई सी दे रखी है, हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी थी 2x² + 7x + 3। तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। ठीक है, अगर दो प्लस के साइन हो बीच में, यानी कि इक्वेशन में साइन प्लस के दे रखे हो, प्लस प्लस या फिर माइनस प्लस, यानी कि ये वाला, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को ऐड करके आता है हमारा आंसर। मतलब इसमें जब हमने लिखा था 2 × 3 इज़ 6 और हमें 7 को स्प्लिट करना था, तो ऐड करके ही आएगा, यानी कि मैं इसे घटाऊँ 6 + 1, तो 6 + 1 इज़ 7 और 6 × 1 इज़ 6। ऐसे ही माइनस प्लस, इसमें भी ऐड करके आएगा। देखो इसमें आया था 12, ठीक है, हमें 12 चाहिए था और 7 से चाहिए था, तो 7 ऐड करके ही आएगा। 6 + 1, इससे नहीं आया कोई बात नहीं, 5 + 2 ऐड ही करा हमने, ऐसे नहीं करा 8 - 1 भी तो 7 होता है, तो इस तरीके से नहीं चले हम, 8 - 1 9 - 2 10 - 3, इस वे में नहीं चले, हमें ऐड करके ही मिलेगा 4 + 3। समझ में आ रहा है, अगर प्लस प्लस और माइनस प्लस साइन हो तो हमें हर बार ऐड करके ही मिलेगा। मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच में पॉजिटिव वाला साइन ही आए। और अगर माइनस माइनस और प्लस माइनस वाली इक्वेशन हो, ठीक है, अब माइनस माइनस वाली इक्वेशन हमने ये करी, देखो इसमें था 12 चाहिए था हमें 1 से, तो हमें इसमें ऐड नहीं करना, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। 2 - 1, फिर 3 - 2, फिर 4 - 3, यानी कि इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा आंसर।
मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ही आएगा आंसर। ये ट्रिक समझ में आ रही है। अब देखो प्लस माइनस वाले भी सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। मैंने आपको प्लस प्लस का एग्जांपल करा दिया, माइनस प्लस का एग्जांपल करा दिया, माइनस माइनस का करा दिया। अब प्लस माइनस का एग्जांपल भी करा देता हूँ। इससे हम चारों तरीके की फॉर्म देख लेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती। ठीक है, प्लस माइनस वाला देखते हैं करके। अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है 6x² + 5x - 6। अब देखो मैंने आपको बताया माइनस माइनस और प्लस माइनस वाली फॉर्म में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन आए। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही हो गया, x² x और कांस्टेंट, बिल्कुल सही लिखा है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारा 6 × 6 क्या आ गया 36। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि हमें साइन नहीं देखना। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 इज़ 36। अब थर्ड स्टेप हमें 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हमारा 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36। अब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, अब आपका सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर माइनस माइनस प्लस माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करके ही लाएंगे। सब्ट्रैक्ट करके ही मतलब अब मैं 5 को इस तरीके से नहीं लिखूँगा 4 + 1 3 + 2, गलत, मैं ऐड वाला साइन ही लगाऊंगा। अब मैं माइनस वाला साइन ही लगाऊंगा, यानी कि 6 - 1। ठीक है, अब करके देखते हैं। अगर मैं 6 - 1 करूं तो 6 - 1 इज़ 5, लेकिन 6 × 1 इज़ 6, हमें तो 36 चाहिए। अब मैं करूं 7 - 2, तो 7 - 2 इज़ 5, इट्स ओके, लेकिन 7 × 2 इज़ 14, हमें 14 नहीं चाहिए, हमें 36 चाहिए। अब 8 - 3, 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ, इसे बढ़ा रहा हूँ, इसे भी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आएगा तो 5 ही, लेकिन 8 × 3 इज़ 24, 24 भी नहीं चाहिए। अब लिखता हूँ 9 - 4, 9 - 4 इज़ 5, दैट्स ओके, लेकिन 9 × 4 इज़ 36 और हमें 36 ही चाहिए। ठीक है, देखो इसमें सब्ट्रैक्ट ही हुआ, यही मैं कह रहा था। अगर माइनस माइनस और प्लस माइनस वाला साइन हो, प्लस माइनस वाला साइन था तो सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्म से ही आंसर आएगा। तो हम 5 को 9 - 4 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 6x² + 5x - 6 था। ठीक है, अब इसमें 5 की जगह हम लिख देंगे 9 - 4। इधर करके दिखाता हूँ। 6x² प्लस साइन एज इट इज़, 5 को हमने लिखा 9 - 4 और x को एज इट इज़ -6 भी एज इट इज़। अब 6x² इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 9x, x को मल्टीप्लाई करा -4x - 6। ठीक है, अब देखना है हमें किन दो टर्म्स में से कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा। अब देखते हैं, अगर मैं इसमें से 3 लूँ कॉमन, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसमें से 3x कॉमन लूँ तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो भी हमारे पास 2x और यहाँ पे 3। ठीक है, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ। पहले इन दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया 3x, तो जब मैंने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 2x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ। अब देखो मैंने हर बार बताता हूँ जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो मैं माइनस वाला टर्म बाहर लूँगा तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 2x + 3। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन करोगे और आपको प्रैक्टिस बन जाएगी किस तरीके से कौन से साइन कॉमन लेना है। अब क्या हुआ, अब इन दोनों टर्म्स में से 2x + 3 कॉमन ले लो, तो हमने 2x + 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे बचा -2। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। तो हमने ट्रिक समझ ली इसकी, अगर प्लस प्लस है और माइनस प्लस है तो हम ऐड करके आंसर लाएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ऐड करके, और अगर माइनस माइनस है और प्लस माइनस है तो हम मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके स्प्लिट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको कहीं भी आई थिंक कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इसमें पहले कॉमन फैक्टर्स निकालना सिखाए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से 8th क्लास से, जो हमारे, फिर मैंने आपको रीग्रुपिंग मेथड सिखाया,
एंड उसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी चारों पार्ट सिखा दी मैंने आपको, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो अब हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, जो आइडेंटिटीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।